आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है क्लास 12 का बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और हम अपने इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। और इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही इसका एमसीक्यू और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, उसका जो एम है उसको कंप्लीट करने के लिए हम इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर में 2 टर्म्स है जिसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है। फर्स्ट है हमारा इफेक्टिव और सेकंड है एफिशिएंट। इफेक्टिव मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको काम देती है उसको जो है आप टाइमली कंप्लीट करते हो, जिसे बोलते हैं इफेक्टिव। लेकिन उसी काम को जो है आप लो कॉस्ट के साथ करते हो तो उसे बोलते हैं एफिशिएंट। ये हो गए 2 पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट था और यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। आपके लिए जो है यहाँ पे 2 एमसीक्यू है, इसका आंसर कमेंट कर देना ताकि आपको क्लियर रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा फंक्शन। मतलब कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस बट इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शन डेट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर। मतलब कि मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस सीरीज है जो कि हमारे सारे मैनेजर द्वारा फॉलो किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इसके बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता है। हमारा पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम and then selecting the best possible alternative from among the various course of action available। मतलब कि अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा कि आप क्या बिजनेस करोगे, क्या बेचोगे या क्या बनाओगे, या मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उन सबको देखते हुए जो है आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे। प्लानिंग जो है हमारा फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी बिजनेस का। ये हो गया हमारा पहला फंक्शन। और दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, स्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज एंड अलोकेटिंग रिसोर्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में जो है ड्यूटीज वो असाइन किया जाता है, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें पावर दिया जाता है, और जो भी मतलब जरूरत के सामान है या जो रिसोर्सेज है उसे एलोकेट यानी कि प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि वो अपने प्लान को जो है कैरी आउट कर सके या उसे एग्जीक्यूट कर सके और अपने गोल को अचीव कर सके। ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्गेनाइजिंग। और हमारा थर्ड है स्टाफिंग। स्टाफिंग फंक्शन इज मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाई वर्कफोर्स। मतलब कि हमारे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना वर्कफोर्स है, और जितना लोग हैं वो अच्छे से काम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर कम है तो हायर करना और ज्यादा है तो उसे फायर करना, उन सबको देखती है। ये हो गया हमारा मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन 5 को जो है सेपरेट चैप्टर है जिसके अंदर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला फंक्शन क्या है। हमारा अगला फंक्शन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। यानी कि जो एम्प्लॉयज को काम दिया गया है उसको करने के लिए मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, लीड करना, यानी उसे बताना है किस तरह काम करना है। इन सबको देखती है डायरेक्टिंग। और हमारा अगला फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब कि जो हमारे कंपनी के गोल है उसको अचीव करने के लिए जो भी काम हो रहा है कंपनी के अंदर में, उन सबको मॉनिटर करती है कि अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हो गया हमारा कंट्रोलिंग, जो कि लास्ट फंक्शन था हमारे मैनेजमेंट का, और इसी से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है। और अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा फीचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की विशेषता क्या है। फर्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अ बेसिक गोल विच आर द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस एंड मैनेजमेंट अंटिल द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि जब भी कोई मार्केट में नया ऑर्गेनाइजेशन आती है तो उसका आने का जो है एक बेसिक रीजन होता है, गोल होता है, जिसको पूरा करना होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए जो हमारे फर्म या कंपनी है उसके अंदर में जो वर्कर्स हैं अलग अलग पोजीशन पे, वो जो है एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। ये हो गया हमारा पहला फीचर मैनेजमेंट का, जो कि है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। और हमारा अगला फीचर है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। Management at the top level spend more time in planning and organizing than manager at a low level of the organization। मतलब कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलते रहता है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके बिना कंपनी चल ही नहीं सकती है। लेकिन इसका सेपरेट फंक्शन है, यानी कि अलग अलग काम है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन जो हमारा टॉप लेवल में मैनेजर होते हैं वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में, यानी कंपनी के अंदर में क्या होगा, क्या रूल एंड रेगुलेशन होगा, उन सब पे काम करते हैं टॉप लेवल के लोग।
और जो लोअर लेवल के लोग होते हैं वो लोअर लेवल पे काम करते ही करते हैं। सो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट का दूसरा फीचर। और तीसरा है हमारा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज अ परवेसिव एज इट रिक्वायर इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल द डिपार्टमेंट एंड एट ऑल लेवल। मतलब जो मैनेजमेंट होता है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर लेवल पर जो है जरूरत पड़ता है, इसका रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता है, घर नहीं चल सकता है और कोई सरकार नहीं चल सकती है। जैसे कि हमारा पेट्रोल पंप चलाने के लिए जैसे मैनेजर की जरूरत पड़ता है, वैसे ही सेम हॉस्पिटल और स्कूल को चलाने के लिए पड़ता है। सो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन। और अगला फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट इज अनइंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज अनइंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी प्रेजेंस, कैन बी फील और इट इफेक्ट इज नोटिसेबल व्हेन टारगेट आर मीट अकॉर्डिंग टू प्लान, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। यानी कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, क्योंकि ना ही हम इसे छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं, लेकिन जब भी हमारी कंपनी अपने टारगेट को हिट करेगी तो इससे हम महसूस कर पाएंगे, इसे हम फील कर पाएंगे। सो ये हो गया हमारा फोर्थ फीचर, मैनेजमेंट इज अनइंटेंजिबल फोर्स। और ये 2-3 एग्जांपल है आपके इंटेंजिबल फोर्स के, जैसे कि कंपनी का गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, जो कि हमारा इंटेंजिबल फोर्स में आते हैं। सो ये हो गया हमारा फोर्थ फीचर। और फिफ्थ है हमारा मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटीज। अन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद अ डिफरेंट नीड। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पज फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बट अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुगेदर fulfilling the common organizational goal. They require teamwork and coordination of individual effort in a common direction. At the same time, management should enable all its members to grow and develop as a need and opportunity changes. मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन और हर कंपनी के अंदर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनका अलग अलग पोजीशन होता है, अलग अलग काम होता है, लेकिन उनका एक ही टारगेट होता है कि जो हमारा कंपनी का टारगेट है, जो उनका एम है, उसको अचीव कर पाए, और इसीलिए वो सब मिलकर काम करते हैं। सो ये हो गया हमारा फिफ्थ फीचर। और सिक्स्थ है हमारा मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज टू अडॉप्ट itself to the changing environment, and organization interact with the external environment which consider of various social, economical and political। मतलब कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है जो कि हमारा एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से वो जो है अपने आप को उसके ढांचे में ढाल लेता है। यानी कि जब भी हमारे मार्केट के अंदर में नया ट्रेंड आता है तो उसी के हिसाब से कंपनी जो है कपड़े बनाती है, उनके ट्रेंड को पूरा करने के लिए, उनके नीड को पूरा करने के लिए हमारे कंपनी के मैनेजमेंट जो है उसी तरीके से काम करता है। मतलब कि जब जब मार्केट के अंदर में नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नया ट्रेंड आएगा, तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट अपने आप को उसमें ढालेगा और उसके हिसाब से काम करेगा। सो ये हो गया हमारा सिक्स्थ फीचर। और सेवेंथ है हमारा मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। यानी कि मैनेजमेंट जो है अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा मैनेजमेंट ऑफ अ वर्क। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द सेम वर्क। इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर इन अ गारमेंट स्टोर, अ कस्टमर नीड टू सेटिस्फाई। मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म ऑफ गोल टू अचीव एंड असाइन टू मीन टू अचीव इट। मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो है एग्जिस्टेंस के पीछे कारण होता है कि वो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे या क्या काम करेंगे। जैसे कि हॉस्पिटल जो है वहां पर इलाज के लिए हॉस्पिटल को खोला जाता है और स्कूल जो है पढ़ाई के लिए खोला जाता है, तो वैसे ही जिसका जो काम है वो अपना काम करे, मैनेजमेंट ये बोलता है। सो ये हो गया हमारा पहला। और दूसरा है हमारा मैनेजमेंट ऑफ अ पीपल। इट इम्प्लाइज डीलिंग विद द एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल एंड डीलिंग विद द इंडिविजुअल एज अ ग्रुप। मतलब कि यहाँ पर मैनेजमेंट डायरेक्ट डील करता है एम्प्लॉयज के साथ कि एम्प्लॉयज क्या कर रही है, काम करती है अच्छे से या नहीं करती है। और जो मैनेजमेंट है यहाँ पर सिर्फ काम ही नहीं देखती है, बल्कि जो एम्प्लॉयज है उनके हित में काम करती है, उनको इन्फ्लुएंस करती है, मोटिवेट करती है काम करने के लिए और उसे गाइड करती है। सो ये हो गया हमारा सेकेंड। और हमारा थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। This require a production process of transforming input material and technology into the desired output for consumption। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ बेसिक प्रोडक्ट या सर्विस होता है जो कि अपने सोसाइटी को सर्व करती है, यानी कि प्रोवाइड करवाती है, और ये जो है हमारे इनपुट मटेरियल को आउटपुट में कन्वर्ट करके हमारे सोसाइटी को सर्व करती है, यानी कि प्रोवाइड करवाती है, जिससे वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके, यानी कि अपने नीड को सेटिस्फाई कर सके। सो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, जिसके अंदर में हमने वर्क, पीपल और ऑपरेशन के बारे में बात किया। सो चलिए इसी से बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का इंपोर्टेंस क्या है। सो हमारा पहला इंपोर्टेंस है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट इज रिक्वायर नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द टास्क ऑफ मैनेजर इज गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैनेजमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज को एक कॉमन डायरेक्शन देता है, एक कॉमन गोल देता है,
जिसको अचीव करने के लिए वो सब जो है एफर्ट्स लगाते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। सो ये हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंस। और दूसरा इंपॉर्टेंस है हमारा मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। द एम ऑफ मैनेजर इज रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन और हर कंपनी में जो मैनेजर्स होते हैं उनका एक ही एम होता है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो उसमें खर्चे लग रहे हैं कम खर्चे लगे और प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिले। सीधा सा मतलब ये है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन में खर्चे लग रहे हैं वो खर्चे कम लगे और मुनाफा ज्यादा मिले। और ये सब जो है मैनेजमेंट द्वारा अच्छे से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग पर फोकस करने की वजह से ही अचीव हो पाएगा। सो ये हो गया हमारा दूसरा। और तीसरा है हमारा मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजर मोटिवेट एंड लीड हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल विल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि मैनेजमेंट जो है मोटिवेट करता है, लीड करता है अपने टीम को, इंडिविजुअल मेंबर को जो है एबल करता है अचीव करने के लिए पर्सनल गोल, ताकि वो जो है अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। यानी कि जो भी वर्कर कंपनी में काम कर रहे हैं वो अपने इच्छा से हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करें। इसलिए मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने 100% हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। सो ये हो गया हमारा तीसरा इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट का। और हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक इन्वायरमेंट। यानी कि जो मैनेजमेंट है वो क्रिएट करता है डायनेमिक इन्वायरमेंट। फ्यूचर में क्या था हमारा कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, लेकिन इसमें जो है क्रिएट करता है डायनेमिक इन्वायरमेंट। मतलब कि जब भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं तो उसको एडॉप्ट करने में हेल्प करता है। सो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक इन्वायरमेंट। और फिफ्थ है हमारा मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब कि जो मैनेजमेंट है सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर भी बिजनेस होते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट होता ही होता है। लेकिन डेवलपमेंट का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि जो हमारे कंपनी है वो अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे सर्विस प्रोवाइड करवाए हमारे सोसाइटी को, और इसके वजह से जो नए नए कंपनियां आती है तो उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मैनेजमेंट है वो नए नए टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है जिससे नया प्रोडक्ट बन सके, यानी कि अच्छे प्रोडक्ट बन सके। सो ये हो गया हमारा पांचों का पांचों इम्पोर्टेंस। ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि यहाँ से जो है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो इसीलिए चैप्टर कंप्लीट होते ही इसका एमसीक्यू और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस लाएंगे। सो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि हमारा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या होता है। सो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इट हैज द अचीव अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन ऑल एरियाज considering the interest of the all stakeholder including shareholder, employees, customer and the government। मतलब कि हमारा मैनेजमेंट का पहला उद्देश्य होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करे और भी ग्रो करे, ताकि इससे एम्प्लॉयज को, कस्टमर को, गवर्नमेंट्स को और शेयर होल्डर को फायदा पहुंच सके। सो इसमें आता है पहला पॉइंट हमारा सर्वाइवल। मतलब कि हर कंपनी जो नई होती है, जो मार्केट में आती है, तो उसका एम होता है कि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। और सर्वाइव करने के लिए इतना तो अर्निंग होनी चाहिए जितना कॉस्ट लग रहा है कंपनी में प्रोडक्ट को बनाने में। जो एम्प्लॉयज के ऊपर खर्चे हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, वाटर बिल भरना है, उतना तो अर्निंग होनी ही चाहिए, तब जाके कंपनी जो है सर्वाइव कर पाएगी। सो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का। और दूसरा पॉइंट है हमारा प्रॉफिट। Survival is not enough for business. Management has to ensure that organization make a profit. Profit provide a vital incentive for the continuous successfully operation of the enterprise. Profit is essential for covering cost and risk of the business. मतलब कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए सर्वाइवल ही काफी नहीं है, बल्कि प्रॉफिट भी होनी चाहिए, जो कि कंटिन्यू सक्सेसफुल ऑपरेशन का निशानी होता है। और ये जो है कंपनी में होने वाले लॉस से भी उभारता है। यानी कि जब हमारे पास प्रॉफिट रहेगा तो इससे कभी कंपनी में लॉस होगा तो हम दोबारा इसमें पैसे लगा सकते हैं। और ये जो है हमारा कवर करता है कॉस्ट को भी, यानी कि जितने भी पैसे खर्च हो रहे हैं कंपनी के ऊपर, जो एक्सपेंसेस है उसको कवर करने में हेल्प करता है। सो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। और लास्ट है हमारा ग्रोथ। डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, एक्सपेंडिंग न्यू मार्केट और इंक्रीज सेल ऑफ द एग्जिस्टेंस कस्टमर एंड द इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब कि हमारा प्रॉफिट और सर्वाइवल के बाद आता है ग्रोथ, जो कि बोलता है कि नए नए प्रोडक्ट को जो है इन्वेंट करो और उसे मार्केट में लाओ और अपने सेल्स को इंक्रीज करो, और जो कैपिटल है उसको इन्वेस्ट करो अपने कंपनी के ऊपर या अलग अलग सेक्टर में। सो ये हमने बात कर लिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। और अब हम बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। सो डेट इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ द बेनिफिट फॉर सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज अ बिजनेस और नॉन बिजनेस है जो सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। मतलब कि जो हमारा मैनेजमेंट के अंदर सोशल ऑब्जेक्टिव है वो बोलता है कि जो भी हमारे बिजनेस नए नए आ रहे हैं मार्केट के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में, तो वो इस तरह के प्रोडक्शन करे कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर फर्क न पड़े।
इन्वायरमेंट दूषित ना हो और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको रोजगार मिले और डेवलपमेंट हो, स्कूल खुले, हॉस्पिटल खुले। सो ये सबको ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट काम करता है और सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। सो ये हो गया हमारा सेकंड और लास्ट है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं हमारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज जो कि हमारे कंपनी या इंस्टीट्यूट के अंदर में काम करते हैं, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं हमारे कंपनी के, क्योंकि इनके बिना कुछ काम नहीं हो सकता है। सो इसीलिए जो मैनेजमेंट है उन पर ध्यान देता है, वर्कर्स पे ध्यान देता है, उनका नीड को पूरा करता है। फाइनेंशियल नीड जैसे कि उनको सैलरी अच्छा खासा देता है, और सोशल नीड जैसे कि उनको अच्छा पोजीशन देता है कंपनी के अंदर में, और हायर लेवल नीड यानी कि उनका पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, उनके स्किल को बढ़ाता है और उनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड को भी चेंज करता है। सो ये हो गया हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट खत्म होता है। और अब अभी हमने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बात किया था कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव, फीचर, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव के बारे में। और इस पार्ट के अंदर बात करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट इज आर्ट्स, प्रोफेशन, साइंस और कोऑर्डिनेशन के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और बात करते हैं पहले लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड इंडिविजुअल एज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड गिव राइज टू डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनका अलग लेवल होता है, अलग पोजीशन होता है काम करने का कंपनी के अंदर में। जो बड़े लेवल पे होते हैं उन्हें सुपीरियर बोलते हैं, और जो छोटे लेवल पे होते हैं उन्हें सबऑर्डिनेट बोलते हैं। सो ये था आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट का छोटा सा डेफिनेशन। ये जो है एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद रखना क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। सो हमारा मैनेजमेंट में जो है 3 लेवल होते हैं, जिसमें से पहला है टॉप लेवल, दूसरा है मिडिल लेवल और तीसरा है लोअर लेवल। इन तीनों के बारे में बात करना है। सो चलिए पहले बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में। सो इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे सीनियर से लोग आते हैं, जो कि हमारे कंपनी को चलाने और सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो हमारा पहला है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और सीईओ और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जो कि हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के एग्जांपल्स हैं। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, सो आप इसे याद रखना। सो ये तो हो गया आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का मीनिंग और एग्जांपल। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का पहला फीचर है द टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर में हमारे कंपनी के सबसे सीनियर्स लोग होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कंपनी को चलाने यानी सर्वाइवल के लिए और उसको वेलफेयर के लिए। सो ये हो गया हमारा पहला फीचर। और दूसरा फीचर है हमारा दे एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है और देखता है कि मार्केट के अंदर में लोगों को क्या पसंद आ रहा है, उनका क्या ट्रेंड्स है, उनका क्या फैशन है, उन सबको देखते हुए डिसीजंस लेती है कंपनी के लिए। और इतना ही नहीं, जो हमारा कंपनी है उसके सर्वाइवल के बीच में, उसके ग्रोथ के बीच में जो रुकावटें आ रही है उन सबको भी हटाती है। सो ये हो गया हमारा दूसरा फीचर। और तीसरा फीचर है हमारा फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटेजी फॉर देयर अचीवमेंट। यानी कि जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेट करता है और उसको अचीव करने के लिए, यानी कि उस गोल को हिट करने के लिए जो भी प्लान और स्ट्रेटेजी है वो जो है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाता है। सो ये हो गया आपका तीसरा फीचर। और चौथा फीचर है हमारा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। यानी कि जो भी हमारे बिजनेस के अंदर में काम हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज डन की जा रही है, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी कि वही जिम्मेदार होता है कंपनी में क्या काम होगा, क्या काम नहीं होगा, और उसके वजह से सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो ये था आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का लास्ट फीचर। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है चलिए देखते हैं। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। यानी जो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में लिंकेज बनाता है, यानी कि उन दोनों के बीच में जो है लिंक स्टेब्लिश करता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। सो दे आर यूजुअली नोन एज द डिविजिबल हेड। यानी कि जो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसको डिविजिबल हेड के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जिसे हम एचआर भी बोलते हैं, जो कि हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है। सो ये हो गया हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब इसके बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। सो हमारा पहला फीचर है इंटरप्रिटेड द पॉलिसी फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट। यानी कि जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो भी पॉलिसी बनाती है वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्सप्लेन करता है अपने एम्प्लॉयज को, यानी कि अपने एम्प्लॉयज को बताता है उसके बारे में।
सो ये हो गया हमारा पहला फीचर। और दूसरा फीचर है हमारा इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल, यानी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी कंपनी है, उसके अंदर में काम करने वालों को संख्या पर्याप्त है या नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो ये भी देखता है कि हमारे कंपनी में काम करने वाले लोगों का वर्कफोर्स कितना है, यानी कि वर्कर्स कितने हैं और कितना नहीं है, जरूरत है या नहीं है। सो ये हो गया हमारा दूसरा फीचर। और तीसरा है हमारा असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम, मतलब जो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो हमारे कर्तव्य और जिम्मेदारियों को सौंपता है। सो ये हो गया हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का तीसरा फीचर। और चौथा है हमारा मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव, यानी जो हमारा गोल है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको अचीव करने के लिए मोटिवेशन देता है, यानी कि मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को। सो ये हो गया हमारा चौथा फीचर। और पांचवा फीचर है हमारा कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अदर डिपार्टमेंट के साथ जो है कोऑपरेट करना। सो ये हो गया हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का डेफिनेशन, एग्जाम्पल और फीचर। और अब हम बात करेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में, जिसे हम ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, जैसे कि हमारे फोरमैन और सुपरवाइजर, जो कि हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट्स हैं, यानी कि एग्जाम्पल है। सो आप जो है इसे याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। सो इन तीनों का जो है, यानी कि जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल, ऑपरेशनल, इन तीनों का एग्जाम्पल याद रखना। पक्का है कि यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बनेगा। सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है। सो हमारा पहला फीचर है दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू द वर्कर, यानी कि जो भी मिडिल लेवल से, यानी कि जो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट से जो भी ऑर्डर्स आते हैं, इंस्ट्रक्शन आते हैं, उसको वर्कर तक पास करते हैं ताकि कंप्लीट कर सके अपने काम को। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है मिडिल लेवल से, जो भी काम करने का आदेश आ रहा है, उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये हो गया हमारा पहला फीचर। और दूसरा फीचर है हमारा सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट ऑफ वर्कफोर्स, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वर्कफोर्स है, जो लोग हैं जो हमारे कंपनी के लिए काम करते हैं, उनके एफर्ट्स पर ध्यान देता है सुपरवाइजर, जो कि हमारे लोअर लेवल पे होता है। और तीसरा है हमारा थ्रू देयर एफर्ट क्वालिटी ऑफ द आउटपुट इज मेंटेन एंड वेस्टेज ऑफ देयर मटेरियल इज मिनिमाइज, मतलब कि जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इसके वजह से हमारा क्वालिटी ऑफ आउटपुट जो है मेंटेन हो पाता है और जो वेस्टेज है वो कम होते हैं। सो ये हो गया हमारा तीसरा फीचर। और चौथा और लास्ट फीचर है हमारा इंश्योर डेट द सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन, यानी कि जो भी हमारा सेफ्टी है उसको ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चर होता है, जो भी प्रोडक्ट है वो बनता है। सो ये हो गया हमारा तीसरा फीचर, मेरा मतलब कि लास्ट फीचर, जो कि हमारा ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट का था। और इसी के साथ हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक खत्म होता है। और अगले टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे मैनेजमेंट इज एन आर्ट्स, साइंस, प्रोफेशन। सो चलिए एक एक करके बात करते हैं इन तीनों के बारे में। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट इज एन आर्ट, यानी कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। सो आर्ट आर द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज to achieve desired result. It can be acquired through study, observation and experience. मतलब जो आर्ट है वो हमारे डिजायर रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो हमारे पास नॉलेज है और जो हमारे स्किल है, वो हेल्प करते हैं हमारे डिजायर गोल को अचीव करने में। और हम जो है अपने स्किल और नॉलेज को जो है स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू बढ़ा सकते हैं। सो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट इज एन आर्ट्स का डेफिनेशन। और अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सो हमारा पहला फीचर है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इन द आर्ट सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल टू अक्वायर थियोरिटिकल नॉलेज। दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, यानी कि जो है हमारे आर्ट्स के अंदर में जो भी हमारा थियोरिटिकल नॉलेज है और जो भी हमारा स्किल है और जो भी हमारा परफॉर्मेंस है और जो भी हमारा नॉलेज है, वो स्टडी मटेरियल, यानी कि हम पढ़कर और जो हमारे बुक्स होते हैं उससे अक्वायर करते हैं। और वैसे ही हमारे मैनेजमेंट के अंदर में भी हम अपने स्किल को और जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए हम भी स्टडी मटेरियल का यूज करते हैं। सो ये हो गया हमारा पहला फीचर मैनेजमेंट इज एन आर्ट्स का, जो कि बताता है कि मैनेजमेंट जो है आर्ट्स में भी प्रेजेंस है। सो ये हो गया हमारा पहला फीचर। और दूसरा है हमारा पर्सनलाइज एप्लीकेशन। In arts, only theoretical knowledge is not enough. Every artist must have a personal skill and creativity to apply that knowledge in the same manner. Management require personalized application of management principle on different situation and on different kind of people. मतलब कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए बस उनका थियोरिटिकल नॉलेज जो है काफी नहीं होता है, बल्कि उनका खुद का पर्सनल स्किल कितना है, क्रिएटिविटी कितना है, जिसे अप्लाई करके वो अपने नॉलेज को जो है अलग तरीके से दिखा सके लोगों को। सो इसे बोलते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन, जो कि मैनेजमेंट के अंदर में भी अप्लाई होता है। जो अलग अलग मैनेजर है उनका समझाने का तरीका अलग होता है, उनका स्किल अलग होता है, क्रिएटिविटी अपनी अलग होती है, जिससे वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पाते हैं, उनको अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और गाइड करते हैं। सो ये हो गया हमारा दूसरा पर्सनलाइज एप्लीकेशन। ये हमारा फीचर था मैनेजमेंट इज एन आर्ट्स का। और तीसरा फीचर है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं वो अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए डेली बेसिस पे जो है प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके। वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर में भी अपने क्रिएटिविटी और जो प्रैक्टिस है उसके थ्रू
अपने मैनेजमेंट को जो है और भी इंक्रीज करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को और भी इंक्रीज करते हैं ताकि उनकी कंपनी स्ट्रांग बनी रहे। सो ये था हमारा मैनेजमेंट इज एन आर्ट का लास्ट फीचर। बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इन सबको मतलब याद रखना क्योंकि यहाँ से केस बेसिस स्टडी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा मैनेजमेंट इज अ साइंस। सो इसके अंदर में भी हम वैसे ही बात करेंगे जैसे मैनेजमेंट इज एन आर्ट्स के अंदर में बात किए थे। इसके फीचर से जो है रिलेट करेंगे मैनेजमेंट को कि इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि इससे रिलेटेड है या नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा साइंस कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट, यानी जो हमारा साइंस है फैक्ट पर बेस होता है, जो कि हमारे सच्चाई को दिखाता है, तथ्य को दिखाता है जो हमारी दुनिया में चल रहा है। सो ये हो गया इसका डेफिनेशन। और इसका पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे हमारा मैनेजमेंट इज एन आर्ट्स के अंदर था कि जो भी हमारा नॉलेज है यानी जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसको गेन करने के लिए हम स्टडी मटेरियल की यूज करते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर में भी यूज करते हैं और साइंस के अंदर में भी यूज करते हैं। सो ये हो गया हमारा पहला फीचर मैनेजमेंट इज अ साइंस का, जिसके अंदर में मैनेजमेंट अवेलेबल है, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर में भी ऐसा होता है। और दूसरा है हमारा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। सो साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप बाय डूइंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑल्सो ऑब्जर्व मल्टीपल टाइम्स एंड ह्यूमन बिहेवियर इज प्रिडिक्टेड। सो दिस फीचर इज अवेलेबल इन मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारा साइंस है, जो साइंस के प्रिंसिपल्स बनते हैं उसके लिए बहुत टाइम जो है एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर में भी होता है। सो ये हो गया हमारा दूसरा फीचर। और तीसरा है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि जो हमारा साइंस है, जो साइंस के प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी दुनिया के हर कोने में वो चलते हैं, हर कोने में चलते हैं। जैसे कि कोई केमिकल का नाम या मेडिसिन का नाम जो हमारे इंडिया के अंदर में है वही नाम जो है दूसरे कंट्री के अंदर में होगा, लेकिन हमारा मैनेजमेंट के अंदर में ऐसा नहीं होता है। जो मैनेजमेंट है अपने आप को चेंज करता है सिचुएशन के हिसाब से और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके हिसाब से और इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से। सो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी, जिसके अंदर में मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं होता है। सो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट इज साइंस का तीनों फीचर जो कि इंपॉर्टेंस है। इसमें से भी केस बेसिस स्टडी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि चैप्टर खत्म होते ही केस बेसिस स्टडी क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लाएंगे। सो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। इसके अंदर में भी हम मैनेजमेंट को जो है प्रोफेशन के साथ कंपेयर करेंगे। सो चलिए सबसे पहले हम प्रोफेशन का मतलब समझ लेते हैं। सो प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज ऑक्यूपेशन बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। जैसे कि हमें आईएएस या आईपीएस बनना है तो यूपीएससी को क्रैक करना पड़ेगा, और डॉक्टर बनना है तो उनका एक अलग प्रोसीजर होता है, टीचर बनने के लिए अलग प्रोसीजर होता है और लॉयर बनने के लिए अलग होता है। और इसके बिना जो है आप इस प्रोफेशन के अंदर में एंट्री नहीं कर पाओगे। सो इसके अंदर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। सो ये होता है हमारा प्रोफेशन का मतलब। और अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सो हमारा पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि जैसा हमारा आर्ट्स और साइंस के अंदर में था वैसे ही हमारा प्रोफेशन के अंदर में भी है, यानी कि नॉलेज को गेन करने के लिए हम स्टडी मटेरियल की यूज करते हैं, जो कि मैनेजमेंट के अंदर में भी होता है। मतलब कि मैनेजमेंट के अंदर में भी अपने नॉलेज को अक्वायर करना पड़ता है स्टडी मटेरियल के थ्रू ही। सो ये हो गया हमारा पहला फीचर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन का, जो कि बताता है कि मैनेजमेंट अवेलेबल है हमारे प्रोफेशन के अंदर में। और हमारा दूसरा फीचर है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि आपको एक प्रोफेशन में आने के लिए उसके प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि सीए बनने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, तब जाकर सीए क्वालिफाई डिग्री मिलता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में जो है मैनेजर का एक प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, जिससे वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके और गाइड कर सके। सो ये हो गया हमारा दूसरा फीचर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन का। लेकिन हाँ, इसका जो ये फीचर है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, यानी कि उससे मिलता जुलता नहीं है। सो इसके अंदर में जो है हमारा मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं है। सो ये हो गया हमारा दूसरा फीचर। और तीसरा है हमारा सर्विस मोटिव। सो सर्विस मोटिव यानी जो हमारा मैनेजमेंट होता है उनका सर्विस मोटिव नहीं होता है, बल्कि उनका मोटिव ये होता है कि उनकी कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करे। सो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन का तीसरा फीचर, जिसके अंदर में मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं है। सो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फीचर की ओर, जो कि हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि आपको किसी भी प्रोफेशन में जाना है तो आपको उनके इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और लॉयर बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके इंस्टीट्यूट द्वारा कंडक्ट करवाया हुआ एग्जाम को पास करने के बाद ही जो है आपको डिग्री मिलता है और जो आप एलिजिबल हो पाते हो अपने प्रोफेशन के लिए। सो ये हो गया हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब। लेकिन हमारा मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको किसी प्रोफेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा या जो है आपको किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कि मैनेजमेंट जो है हमारा इस फीचर के अंदर में भी अवेलेबल नहीं है। सो चलिए, ये हमारा लास्ट फीचर था मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन का। और इसी से बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सबको जो है अच्छे से याद रखना, क्योंकि यही से केस बेसिस स्टडी क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इन सबका जो है हम एमसीक्यू और केस बेसिस स्टडी क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे आपको जो है चैप्टर क्लियर रहे। सो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन, द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन।
यानी जो कोऑर्डिनेशन है एक इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जिसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि वो जो है अपने यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कर सके। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जो ग्रुप मेंबर्स हैं यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं उन सबको इंटीग्रेट करना यानी कि एक जगह पर लाना ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव किया जा सके। सो ये तो हो गया आपका कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर में ये जरूरी क्यों है? सो पहला पॉइंट है हमारा इट नीड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है उन सबको परफॉर्म करने के लिए जरूरत पड़ता है, जैसे कि प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, स्टाफिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए। और ये जो है हमारा मैनेजमेंट के हर लेवल पे जरूरत पड़ता है, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो या लोअर हो। सो ये हो गया कोऑर्डिनेशन का मीनिंग। और कोऑर्डिनेशन जो है बिना कोऑर्डिनेशन कोई काम हो ही नहीं सकता है, चाहे आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ता है। क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे। सो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन का मीनिंग। और ये जो है 2 की पॉइंट है क्योंकि यहाँ जो एमसीक्यू बन सकते हैं, सो आप ध्यान रखना। और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि हमारा फीचर यानी कोऑर्डिनेशन के फीचर क्या है। सो हमारा कोऑर्डिनेशन का पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, यानी जो कोऑर्डिनेशन है अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट, यानी जो हमारा कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो पर्पज है, जो उनका गोल है, उसको अचीव करने के लिए जो अलग अलग लोग हैं, जो अलग ग्रुप है, उनके एफर्ट्स को एक कॉमन फोकस देती है कि जो हमारा कंपनी के गोल है उसकी तरफ काम कर सके। और वो ये इंश्योर करते हैं कि जो परफॉर्मेंस हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो प्लान और स्केड्यूल के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ये हो गया हमारा पहला फीचर कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। और दूसरा है हमारा कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन है वो इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन और देखता है कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम हो रहा है वो काम जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के एम से हो, उद्देश्य से हो। मतलब कि कोऑर्डिनेशन जो है इंश्योर करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम हो रहे हैं उसका एम बस एक ही हो कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव हो सके। सो ये हो गया हमारा दूसरा कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। और हमारा थर्ड है कोऑर्डिनेशन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है जो कि प्लानिंग स्टेज से लेकर लास्ट यानी कि कंट्रोलिंग स्टेज तक काम आता है। क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती है, चल नहीं सकती है और प्रॉफिट नहीं कमा सकती है। सो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन का थर्ड फीचर। और फोर्थ है हमारा कोऑर्डिनेशन इज द ऑल प्रिवेसी, मतलब जो कोऑर्डिनेशन है मैनेजमेंट के हर लेवल पर रिक्वायर होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, आपके घर हो, यानी जो कोऑर्डिनेशन है बिना कोऑर्डिनेशन काम हो ही नहीं सकता है कहीं पर भी। सो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन का फोर्थ फीचर। और फिफ्थ है हमारा कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैनेजर्स, यानी जो हमारा कोऑर्डिनेशन है सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोऑर्डिनेट करें अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट से, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से या ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट से। सो ये हो गया हमारा पांचवा फीचर। और सिक्स्थ है हमारा कोऑर्डिनेशन इज द डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझ के, यानी जो कोऑर्डिनेशन है जानबूझ के किया हुआ काम होता है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है। यानी जहां पर भी आप हो वहां पर कोऑर्डिनेशन करना यानी कोऑर्डिनेट करना बहुत ही जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। जैसे कि आप मान लो जो आपके क्लास टीचर है जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वो आपसे नाराज है क्योंकि आप जो है उनसे पर्सनल ट्यूशन नहीं लेते हो। लेकिन जब भी आपको स्कूल में कोई डाउट होगा तो वो जो है आपको हर डाउट को जो है यानी कि हर आपके सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि उनका कर्तव्य है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला सके। सो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। सो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है डेलिबरेट फंक्शन होता है। सो इसी से हमारा फीचर्स खत्म होता है कोऑर्डिनेशन का। और अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंस के बारे में, यानी कोऑर्डिनेशन की इंपोर्टेंस क्या है। सो हमारा पहला इंपोर्टेंस है ग्रोथ इन साइज, यानी जितना छोटा हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें कोऑर्डिनेट करना उतना ही आसान होगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो उसका रोल यानी जो कोऑर्डिनेशन है उसका रोल भी बड़ा होगा, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सब पर ध्यान देना पड़ेगा और सबके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सो ये हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंस कोऑर्डिनेशन का। और दूसरा है हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती है, अलग अलग लोग होते हैं, वो अलग से जो है परफॉर्म करते हैं फंक्शन। और ये सब जब तक वेस्ट है, जब तक जो हमारा वर्कर्स है, जो इनका एफर्ट्स है, जो इनका काम है इंटीग्रेट नहीं होता, यानी कि एक जगह पर नहीं होता है और इन सब पर ध्यान नहीं दिया जाए, इनके मोटिवेट ना किया जाए, और ये सब जो है कोऑर्डिनेशन के बिना मुमकिन नहीं है। सो ये हो गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंस। और तीसरा है हमारा स्पेशलाइजेशन, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अलग अलग लोग होते हैं, अलग डिपार्टमेंट्स होती हैं। जैसे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस के अलग है,
मार्केटिंग के अलग है, एडवर्टाइजमेंट का अलग है, और ये सब जो है अपने अपने काम में माहिर होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर में ईगो आ सकता है। सो उस ईगो को जो है सेटिस्फाई करने का काम करते हैं कोऑर्डिनेशन। सो ये हो गया हमारा तीनों इंपॉर्टेंस कंप्लीट कोऑर्डिनेशन का, और इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो है आपके एमसीक्यू और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस का जो है वीडियोस आ जाएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। सो चलिए मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।